नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो बिजनेस बज में। मैं मुकेश पांडे, डायरेक्टर रुपयापैसा.com से एक बार फिर एक इंडस्ट्री से 3 दिग्गजों को लेकर के आपके सामने लेके आया हूं। आज जिस इंडस्ट्री से हमारे पास जो लोग जुड़े हैं वो है गारमेंट इंडस्ट्री से। गारमेंट इंडस्ट्री जो कोविड के अंदर में बहुत ही उथल पुथल, बहुत ही उतार चढ़ाव से गुजरा है। जानेंगे उन 3 दिग्गजों से कि उन्होंने किस तरीके से कोरोना के अंदर में अपने आप को मोटिवेट रखा और अपने बिजनेस में दोबारा बाउंस बैक करने की स्ट्रैटेजी बनाई। तो दोस्तों, मैं मिलवाना चाहूँगा आपको रिंकू श्रॉफ अपैरल्स की डायरेक्टर मिसेस रिंकू श्रॉफ से, जो गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर में, गारमेंट डिज़ाइनिंग के अंदर में बहुत बड़ा नाम है। जानते हैं रिंकू श्रॉफ जी से उनके बारे में। रिंकू जी, हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और हम गारमेंट्स डिज़ाइन करते हैं एक्सप्लिसिटली फॉर विमेन। एंड मेरा स्टूडियो नोएडा में है एंड वी आर सप्लाइंग टू मेजर मल्टी डिज़ाइनर स्टोर्स, लीडिंग मल्टी डिज़ाइनर स्टोर्स ऑफ द कंट्री सो फार। तो गेस्ट आइए वापस चलते हैं हमारे गेस्ट के पास, मिस्टर निर्मल बजाज जी के पास, जो कि बताएंगे आपको अपने बिजनेस के बारे में। निर्मल बजाज जी। मेरा अपने ठाकुर अपैरल्स के नाम से चांदनी चौक में बिजनेस है और मेरी मतलब 3 फैक्ट्रियां हैं इधर टोनका सिटी में। इसमें प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी और मतलब ड्रेसेस वगैरह का अपनी मैन्युफैक्चर है, इन हाउस टोटल प्रोडक्शन है। और हम इंडिया के लीडिंग शोरूम से हमारी डीलिंग होती है। तो कोविड से पहले थोड़ा तो मतलब हम हमारी टोटल अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, कोई मतलब ट्रेडिंग वगैरह नहीं करते। और अपने क्या, कोविड से पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, कोविड में थोड़ी बहुत डाउनफॉल आया था, लेकिन अब फिर दोबारा नॉर्मल हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है जी। सर, मैं आऊँगा उस टॉपिक पे। अब मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे तीसरे गेस्ट मिस जिज्ञासा जॉली से, जो अपना खुद का डिज़ाइनिंग, अपैरल डिज़ाइनिंग का उनका स्टूडियो है रजौरी गार्डन के अंदर में। तो जिज्ञासा जी, कुछ बताएं अपने बारे में और हमारे दर्शकों को अपने बिजनेस के बारे में। जी, मेरा नाम जिज्ञासा है और मेरे ब्रांड का नाम मोडो कैल्डो है। हमारे 2 लेबल्स हैं, मोडो कैल्डो बाय जिज्ञासा जॉली, जो एक प्रीमियम डिजाइनर लेबल है जिसमें हम वेडिंग मार्केट, पैजेंट इंडस्ट्री, सेलिब्रिटी स्टाइलिंग, पूरी इंडस्ट्री को हम केटर करते हैं। सेकंड लेबल है हमारा यूस्प्री बाय मोडो कैल्डो, जो एक हाई स्ट्रीट फैशन लेबल है। मोडो कैल्डो स्लो फैशन और ऑन डिमांड प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है, सो हम इसके बारे में अभी बात करेंगे। तो दर्शकों, जैसा कि आपने जाना, गारमेंट इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर में। कभी भी किसी भी कोई वेडिंग हो, किसी भी तरीके का कोई फंक्शन हो, हम हिंदुस्तानी कपड़ों पे खर्च करना बहुत अच्छा समझते हैं। बहुत अच्छा लगना, शादियों में, फंक्शन में अच्छा दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है और इन जैसे बिजनेस ओनर्स हमारे को अच्छा दिखने में बहुत हेल्प करते हैं। कोरोना के अंदर में जब 2.5 साल आज वो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा हैम्पर हो चुकी है, क्योंकि कोरोना के अंदर में लोगों ने अपनी स्पेंडिंग पावर कम करे हैं। शादियां, जो बहुत इम्पॉर्टेंट सीज़न रहा है इनके लिए, ये पिछले 2.5 साल में 2 लॉकडाउन झेल चुके हैं, ताकि उस समय उनका बिजनेस बहुत हैम्पर रहा होगा। तो जानते हैं बारी बारीक से इन सब से कि इन्होंने वो 2.5 साल किस तरीके से गुजारे, अपनी टीम को किस तरीके से मोटिवेट करा और अपने बिजनेस को किस तरीके से स्ट्रेटजाइज करा कि वो दोबारा से अपने पैरों पर बाउंस बैक कर सके। तो इससे सबसे पहला जानना चाहेंगे हम जिज्ञासा जी से कि उन्होंने किस तरीके से अपने बिजनेस को संभाला और अपने लोगों को संभाला उस कोरोना काल में। जिज्ञासा जी। हाँ जी, सो आई थिंक जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, बहुत अनएक्सपेक्टेड था। किसी को नहीं पता था कि पूरी कंट्री बंद हो सकती है या वर्ल्ड बंद हो सकता है, बट उसका इम्पैक्ट इतना बुरा भी नहीं था। वी मैनेज्ड समहाउ एंड फिर भी वेडिंग इंडस्ट्री, वेडिंग मार्केट जब ओपन हुई थी इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर 2020, उस टाइम पे हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा था। एंड नवंबर की जो एक मेजर वेव आई थी दिल्ली में, उसके बाद एक हिट आया था। फर्स्ट हिट हमारा तब आया था जो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स चला होगा, लेकिन जैसे ही हमारा बिजनेस पिक हुआ, विद इन 1 मंथ हमने सेकेंड वेव, कोविड वेव देखी, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस जो है 3 मंथ्स के लिए लिटरली कंप्लीट लॉकडाउन में चला गया। और फर्स्ट लॉकडाउन में शायद इंक्वायरीज आती थी कि जब बिजनेस स्टार्ट होंगे तो आप हमारे लिए क्या डिजाइन कर सकते हो कुछ। सेकेंड लॉकडाउन 3 मंथ्स के बाद जब जुलाई में हमने ओपन किया, आई थिंक टिल रक्षाबंधन हमारे पास इंक्वायरीज के लिए भी हम लिटरली
बोलते थे लोगों को, हम क्लाइंट्स को खुद कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था हमने कि आप हमसे कुछ बनवा लो, बिकॉज ऑर्डर्स नहीं थे। आई थिंक जितना भी हम अपने पियर्स से भी बात कर रहे थे, बी इट फ्रॉम फैशन फैब्रिक मार्केट, जो भी हम रॉ मटेरियल लेते हैं, उन लोगों के हमें कॉल्स आने लग गए थे कि क्या आपको अभी कुछ नहीं चाहिए। सो आई थिंक वो इम्पैक्ट सबसे बुरा था, जो अब जाके थोड़ा सा सेटल हुआ है। सो सेकेंड वेव का इम्पैक्ट बहुत बुरा था। इन टर्म्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ आवर टीम, फर्स्ट लॉकडाउन के बाद हमने पूरी टीम का अरेंजमेंट अपने प्रोडक्शन यूनिट में किया था, बिकॉज कोई नोएडा से आ रहा है, कोई गुड़गांव से आ रहा है, कोई सिर्फ 5-7 किलोमीटर डिस्टेंस से आ रहा है, बट कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओपन नहीं है। एंड हम सब जानते हैं यहाँ पे वर्कर्स की कंडीशन, तो यहाँ पर सबके पास प्राइवेट व्हीकल्स नहीं होता है, कईयों के पास होता है, सबके पास नहीं होता है। तो उसका उसकी वजह से हमने सबका अरेंजमेंट किया, सबके लिए प्रॉपर पैंट्री अरेंज करी, सबके लिए सोने का अरेंजमेंट किया, सो दैट हमारी पूरी टीम अंदर रह सके, काम कर सके, अर्न कर सके। एंड आफ्टर सेकेंड वेव, जब आई थिंक लॉकडाउन के बीच में जब भी मुझे कॉल आया हमें पैसे चाहिए, हमने इमीडिएटली विदिन 10 मिनट्स ट्रांसफर करे। सो कभी भी हमारी एंड से फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारी टीम को नहीं आनी चाहिए, इसका हमने बहुत ध्यान रखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब बिजनेस बहुत ज्यादा डाउन था सेकेंड वेव के बाद, तब आई रिमेम्बर हाउ माई टीम केम टू मी एंड सेड कि सच में काम नहीं है क्या? एंड आई सेड मैं बैठी हूँ ना, तुम्हें क्या टेंशन है? सो आई थिंक उनका मोराल बिल्ड करना हमारे लिए बहुत जरूरी था। बिल्कुल जिज्ञासा जी, मैं आगे चैलेंजेस पे एक अलग से आपसे इस पे मैं फीडबैक लूँगा। पहले फिर जाते हैं रिंकू जी के पास। उनका अपना स्टूडियो ओखला में था और अभी भी एक नोएडा के अंदर में है। काफ़ी हाई एंड प्रोडक्ट हैं इनके काफ़ी हाई एंड क्लाइंटेल हैं। इन्होंने उस टाइम पे किस तरीके से स्ट्रैटेजी अपनाई और वो 2.5 साल जो अभी तक गुजर चुके हैं, वेडिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा हैम्पर हुई है, इन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई अपने बिजनेस को वापस खड़ा करने में? आइए जानते हैं रिंकू श्रॉफ जी से। मैं ये बताना चाहूँगी कि कोविड में जो डिज़ाइनर्स हैं दे आर मेजरली हिट। मतलब बहुत डिज़ाइनर्स का जो है वो 360 मोड जो है, मेरा अपना मानना है कि मेरा तो 360 डिग्री जिसे कहते हैं ना, इट हैज़ गॉन टू द बैक स्विंग। बिकॉज हमारा अपना एक फ्लैगशिप स्टोर था नोएडा में, इट वाज अ ब्यूटीफुल ह्यूज स्टोर, बट पेंडेमिक में हमें उसको क्लोज डाउन करना पड़ा। एक हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तो हमारा काम चल ही रहा है, बट क्या होता है रेंटल्स बहुत हाई होते हैं, चीज़ें बहुत होती हैं, तो आपको अपने एक्सपेंसेस कर्टेल करने होते हैं। अब पेंडेमिक में हमें पता नहीं था जब फर्स्ट वेव आई कि उसके रेपरकशंस क्या होंगे। सो फर्स्ट वेव थोड़ी माइल्ड थी, रेपरकशंस थे उसके। सो जैसे जिज्ञासा ने कहा कि वो थोड़ा सा जो मार्केट है वो उठा ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर एंड इट वेंट वेल टिल जनवरी फरवरी, बट एज द सेकेंड वेव स्टार्टेड कमिंग, जैसे ही सेकेंड वेव आई उसने बहुत हिट किया। वो कहते हैं ना, पहली चोट थी उससे उभर ही रहा था बिजनेस और दूसरी चोट एक और आ गई। सो उससे उभरने में, एंड सेकेंड वेव बहुत सीवियर थी। सो जब सेकेंड वेव सीवियर थी, फिजिकली जो है लोगों को भी बहुत हिट किया वो, और मेंटल बहुत प्रेशर आया उनके ऊपर। बहुत सारी जो वेडिंग्स थी वो कैंसिल हो गई, बिकॉज आप सब जानते हैं कि इट वाज वेरी सीवियर, बहुत सीवियर वेव थी। सो उसमें क्या था, जो हमारे ऑर्डर्स थे वो काफ़ी स्टक अप हो गए, अब उनको हमें रिवाइव करना था। एंड अगेन जैसे कि जून में जुलाई में जब वापस मार्केट खुला, सो अगेन जब दूसरी फेस्टिवल्स आते हैं, वो आते हैं जन्माष्टमी, राखी, तीज के आसपास, तो थोड़ी थोड़ी मार्केट जो है रिवाइव करना चालू हुआ। एंड अगेन अक्टूबर एंड नवंबर, सो पिछला 2020 नवंबर से 2021 नवंबर तक वो फेज़ रहा ऑन एंड ऑफ, हाई एंड लो वाला। सो उसमें अपने आप को झेलना, सरवाइव करना बहुत मुश्किल था, मगर क्योंकि हमारी अपनी यूनिट है, हमारा स्टाफ है, वो कहते हैं ना कि अपने लिए तो हमें करना ही था, अपने से ज़्यादा उनके लिए करना था, क्योंकि उनके घर हमसे चल रहे हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन अस। सो अगेन उनको सैलरी का, हमने बहुत लोग थे जिनको, बहुत सारे लोग थे, नो डाउट, मैं ऑनेस्टली आपसे शेयर करूँगी,
थोड़े बहुत की सैलरीज कर्टेल भी करनी पड़ी, बट हमने मेंटेन रखा सबको। किसी को जॉब छोड़ के जाना पड़ा तो वो गया भी, बट उसमें हमारे जो ऑर्डर्स हैं उनको हमने रिवाइव किया, लोगों को पूछा, लोग लेजर वेयर्स में आ गए। अब वेडिंग जो है उसमें कॉस्ट कर्टेल की, सो जो हमारे प्रॉफिट्स थे उनको हमने कम किया। हमने पूरी कोशिश ये की कि हम अपना माल कैसे निकालें। सो वी वर मोर ऑन टू द थिंग कि अगर हमें मार्जिन्स नहीं हो रहे, सो जो हमारा स्टॉक है, हाउ टू कवर अप द परचेजेस, और हम अपने स्टॉक से कैसे निजात पाए, उसको कैसे निकाले, दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। स्टाफ को सपोर्ट किया, बिजनेस को सपोर्ट किया, और कोशिश कर रहे हैं वापस से फुल मोड में, फुल स्विंग में अपने आप को रिवाइवर करने की। सो इस तरह से हमने अपने आप को रिवाइव। तो इसमें तो कोई शक नहीं है 2.5 साल आपकी इंडस्ट्री पे बहुत ही इम्पैक्टफुल रहा है। तो निर्मल जी, ये आपसे हम ये जानना चाह रहे थे कि आपके पास 3 फैक्ट्रियां हैं और तकरीबन 300 लोगों का स्टाफ है, एक आपका बहुत बड़ा स्टूडियो भी है चांदनी चौक के अंदर में। अचानक से जब लॉकडाउन हुआ पिछले 2.5 साल में, आपने किस तरीके से स्ट्रैटेजी करी अपने लोगों को अपने साथ जोड़े रखने का और अपने बिजनेस में बाउंस बैक करने का, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं आप भी। ये तो प्रॉब्लम तो सभी मैन्युफैक्चर के साथ थी जो हमारे साथ थी, पर लेकिन मतलब माल भी बेचना था, माल बनाना भी था, इसलिए अपना मतलब जैसे प्रॉफिट कम करो, किसी मतलब स्टाफ ने भी कोऑपरेट किया, कुछ हमने मिल मिल के भी सबने काम किया, और अपने काम को पहले लॉकडाउन, दूसरे लॉकडाउन काम बंद नहीं किया, धीरे धीरे स्लो चलता रहा। तो करते 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 धीरे धीरे मार्केट में दूसरे लॉकडाउन में आके फिर वही प्रॉब्लम आई, पर लेकिन हमने काम को जारी रखा। तो लेबर भी ना, लेबर वापस चली जाए तो फिर दिक्कत, तो फिर डिमांड आती है तो प्रोडक्शन की दिक्कत हो जाती है, प्रोडक्शन होती है तो डिमांड की दिक्कत थी। करते करते अब थोड़ा सा मतलब लास्ट में जो नॉर्मल हुआ कुछ, अब पीछे जनवरी में लॉकडाउन तो फिर वही प्रॉब्लम फिर थी, तो लेकिन उसका भी शॉर्ट पीरियड की वजह से थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो गया। तो मुसीबतें तो बहुत आई, पर लेकिन परमात्मा की कृपा से, स्टाफ की मतलब अच्छे स्टाफ की वजह से, कोऑपरेशन की वजह से सारा काम सही चलते धीरे अब थोड़ा सा मतलब रूटीन में आया है। जैसा कि हमने अपने तीनों गेस्ट से जाना, प्रॉब्लम तो बहुत आई, लेकिन जब अंधेरा होता है तो अगली घड़ी सवेरे का ज़रूर होता है। और जिस तरीके से इंडिया अब एज अ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी मार्केट देखी जा रही है, लग रहा है कि एक दोबारा से उजाला सबके बिजनेस में आने वाला है। जानना चाहेंगे कि इस समय वो क्या स्ट्रैटेजी या क्या इनोवेशन अपने बिजनेस में वो लेके आने वाले हैं। पिछले 2.5 साल में सोचने का, ठहरने का मौका मिला, कुछ इनोवेशन लाने का भी मौका मिला अपने बिजनेस के अंदर में। तो एक एक करके जानेंगे हमारे गेस्ट से कि वो क्या इनोवेशन लेकर के आ रहे हैं अपने बिजनेस में, कि जो आने वाला समय इंडिया एक ग्लोबल मार्केट की तरह देखा जा रहा है उसको किस तरीके से वो इनकैश कर पाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं रिंकू श्रॉफ जी से। तो रिंकू जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2.5 साल जब बिल्कुल ठहराव एक बिजनेस में आ चुका था, बहुत सारे गेस्ट ने हमारे को बोला है कि इंडिया डिजिटल बूम लेकर के आई, लोगों ने डिजिटली अपने बिजनेस को बहुत प्रमोट करा, बहुत सारे इनोवेशन डिजिटली अपने बिजनेस में लेके आए। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप आने वाला समय जो अगला 5 साल इंडिया के लिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटी मार्केट है, आप किस तरीके से उस इनोवेशन को, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि आप दोबारा बाउंस बैक कर पाएँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे आपने बोला कि इंडिया डिजिटल हो रहा है, और पेंडेमिक में हमने एक चीज़ देखी, डिजिटलाइजेशन इज़ द नीड ऑफ द आवर। पहले जब हमारा फिजिकल स्टूडियो था, डिजिटली हमारी प्रेजेंस ब्लीक थी, और अभी भी हम धीरे धीरे रिवाइव कर रहे हैं अपने आप को, टेक्नोलॉजी से हम अपडेट कर रहे हैं, धीरे धीरे हम भी डिजिटली अपडेटेड हो रहे हैं। सो जो बिज़नेस है वो डिजिटल बहुत चला गया है, मगर उसमें भी अब क्या है कि डिजिटल में क्या होता है कि जब आपकी एक रेंज होती है फैब्रिक्स की, मानिए कि आपने एक कैटेगरी, आप 500 से 1000 रुपये का आपका कपड़ा है, डिजिटली एक जनरल ह्यूमन साइको है तो आपको लगेगा चल 1000 रुपये तक का है, मैं डिजिटली मंगा लूँ। बट कई बार क्या होता है, जब आपको एक कपड़ा, आपका रेंज आ जाता है 5000 से ऊपर, कोई आपका शादी से रिलेटेड कपड़ा है जिसमें आपको उसका काम देखना है, आपको आपके कपड़े की फील देखनी है, देन एक फिजिकल स्टोर या एक फिजिकल प्रेजेंस होना बहुत मस्ट है, तो आपकी ऑथेंटिसिटी उससे पता चलती है। सो दोनों चीज़ें पेंडेमिक में डिजिटल तो हम हो ही रहे हैं, बट डिजिटल के साथ साथ फिजिकल स्टोर्स भी हैं, हम ये कहेंगे वो रिवाइव कर रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा बट स्टोर्स का रिवाइवल भी हो रहा है। सो थोड़ा सा पेशेंस के साथ हमें चलना पड़ेगा, और थोड़ी सी टेक्निक्स हमें ऐसी करनी पड़ेंगी कि हम डिजिटली अपने आप को कैसे अपडेटेड रखें,
कपड़ा कौन सा लाएं कि भगवान ना करे अगर दोबारा कभी कोई एक लॉकडाउन हो जाए तो उसमें लेजर वेयर्स, ताकि कोई बहुत हैवी फैब्रिक्स ना हो, कॉस्ट कटिंग करें। सो ये सब चीज़ों का हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर कल को कोई और प्रॉब्लम आती है तो डिजिटली ऐसा क्या हम क्रिएट करें कि अगर पार्टीज़ हैं तो वो एक बार पहना हुआ कपड़ा बेकार ना हो। सो इसलिए एक सस्टेनेबिलिटी कपड़े में लानी ज़रूरी है, कॉस्ट कटिंग ज़रूरी है, सस्ता फैब्रिक, टिकाऊ फैब्रिक जो लंबा चले। सो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें अपनी एक क्रिएशन बनानी है और उस पर हम वर्क कर रहे हैं। प्योर फैब्रिक्स हम यूज़ कर रहे हैं ताकि वो कपड़ा ख़राब ना हो, ग्लोबल वार्मिंग को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा बिकॉज कम पानी लगे। क्योंकि जब भी कोई डिज़ाइनर होता है, मैं ये कहना चाहूँगी, पेंडेमिक क्या है कोई भी, बिकॉज हमारा जो पोल्यूशन लेवल्स हैं, ग्लोबलाइजेशन है और ग्लोबल वार्मिंग, तीनों ही चीज़ें ये बहुत मैटर करती हैं। अगर हम एक अच्छा कपड़ा यूज़ करेंगे जिसमें कम पानी की खपत हो, प्योर हो, सस्टेनेबल हो, सो ग्लोबल वार्मिंग उस पर इफेक्ट करेगा, वो कम होगा। सो हर चीज़ जो है, जो नेचर का कहर है, वो कम होगा। सो ऑल दीज थिंग्स दे कंट्रीब्यूट। रिंकू जी, आपने सही कहा, कुछ सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्ट में लानी बहुत ज़रूरी है। जानते हैं जिज्ञासा जी से, क्योंकि उन्होंने बोला अपने स्टाफ को उन्होंने अपने स्टूडियो में रखा, उनके रहने, खाने, पीने, सोने का इंतज़ाम करा, बहुत सारी इनोवेशंस, वो भी अपनी टीम के साथ उनको मौका मिला उस दौरान टीम के साथ डिस्कस करने का कि वो क्या क्या इनोवेशन लेके आ सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर में। तो जिज्ञासा जी से जानना चाहेंगे कि अगला आने वाला 5 साल वो अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं बाउंस बैक करने का। उस टाइम पे हमने सबका अरेंजमेंट किया था। अबाउट 2 to 3 मंथ्स हमारी टीम जो है हमारे ही ऑफिस में रही है, एंड वीक में या 15 डेज में एक दिन वो अपनी फैमिली से मिलने चले जाते थे। एंड वी यूज्ड टू पे देम कन्वेंस आल्सो, ऑटो से जाओ, सेफ जाओ या कैब से जाओ, एंड उसके बाद वो वापस आ जाते थे, फिर से 15-20 दिन काम करते थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक वर्कर्स के साथ हमने कोविड में रियलाइज करा कि कितना इम्पोर्टेंट है एक एम्प्लॉय एंगेजमेंट होना। तो उस टाइम पे हमने मंथली अवार्ड्स अनाउंस करने स्टार्ट कर दिए। वन वॉज बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस कि उस महीने में सबसे ज्यादा अच्छा किसने परफॉर्म किया, एंड सेकंड जो होता था वो वोटिंग से होता था। आप बताओ, आप पूरा दिन साथ में काम करते हो, 8 to 10 आवर्स आप साथ में रहते हो, आपके हिसाब से किसने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। सो एम्प्लॉइज ऑफ द मंथ में हमने ये कोविड में स्टार्ट किया। उससे पहले आई थिंक एज अ पर्सन ही मैंने इतना वैल्यू नहीं किया था उसको, बट उसके बाद मैंने उनके अंदर भी चेंज देखा। दे वांटेड टू परफॉर्म बेटर, कंपनी के लिए रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा ऐड होने लग गई उनके लिए, एंड आज वो सपोर्ट करते हैं। अगर मैं कोई आज की डेट में आई थिंक कोई भी डिजाइनर अर्जेंट ऑर्डर कैंसिल नहीं करता, आपको 2 दिन में चाहिए कोई बात नहीं बना देंगे, बिकॉज इतना ज्यादा अभी अनसर्टेन है मार्केट दैट वी आल्सो वांट वर्क। बहुत बढ़िया आपने बोला कि अपनी टीम को इंसेंटिवाइज करना, उनको मोटिवेट करना और उनसे आपस में ही पूछना कि वोट करके आप बताओ किस बंदे ने किस तरीके कितना अच्छा परफॉर्म किया है। ये बहुत बढ़िया आइडिया दिया है आपने हमारे एंटरप्रेन्योर को, जो ये देख रहे हैं, मे बी वो भी इस चीज़ को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करें और ये एक नया सक्सेस मंत्र साबित हो सकता है किसी भी बिजनेस के लिए। तो जानना चाहूँगा मैं निर्मल बजाज जी से। निर्मल बजाज जी, आपके साथ तो बहुत बड़ा वेंडर नेटवर्क जुड़ा हुआ है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पास तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, आपके अपने वेंडर बहुत सारे आपके साथ जुड़े हुए हैं। अब क्योंकि बाउंस आपके पास स्टोर काफ़ी बड़ा, चांदनी चौक में आपका वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोर है आपके पास। मंडे, आई थिंक आज मंडे का दिन है और मंडे के दिन आपके स्टोर पे बहुत भीड़ होती है। आपने अब किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं अपने बिजनेस को बाउंस बैक करने का? अपने वेंडर का किस तरीके से आपने उत्साह बना के रखा या उनको सपोर्ट किया? क्योंकि वो जब भी लॉकडाउन या किसी भी परिस्थिति में आए होंगे, सबसे पहले वो आपके तरफ ही उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे होंगे। हमारी राय में सबसे बड़ी चीज है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के ऊपर मतलब चाहे लॉकडाउन था तो भी प्रोडक्ट के ऊपर पूरा ध्यान दिया। तो जैसे भी मतलब मार्केट खुलती है तो कोई दिक्कत नहीं आती। नंबर 2, नहीं वो तो कोई बात नहीं, कॉस्ट कटिंग, अपने कॉस्ट कटिंग करना, प्रोडक्ट को पूरा ध्यान देना, अपने स्टाफ के साथ पूरा मतलब मेन चीज है जिसने माल बनाना है, जिस स्टाफ ने बनाना है उसका पूरा ध्यान रखना मेन चीज है। तो अगर आपका माल अच्छा है, आपका मतलब जो स्टाफ अच्छा है, तो माल बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बिल्कुल।
और माल अगर मतलब अगर माल अच्छा हुआ, माल बिक गया तो वेंडर भी जुड़े रहेंगे, कारीगर भी जुड़े रहेंगे, डिजाइनर भी जुड़े रहेंगे, सभी टीम जुड़ी रहेगी। आपके साथ कितने वेंडर्स जुड़े हुए हैं सर? क्रॉस इंडिया कितने डिस्ट्रीब्यूटर, कितने वेंडर्स जुड़े हुए हैं जो आपके प्रोडक्ट? हमारे पास बहुत अनगिनत वेंडर है, डिजाइनर है, 5-6 डिजाइनर है, प्रिंटिंग पूरी प्रिंटिंग मशीनें दो जो हमारे वो हमारे वेंडर हैं जिनके पास 2 मशीनें हैं हमारी खुद, मतलब वो टोटल हमारा ही काम करते हैं। तो सबसे तो प्रोडक्ट के और ऊपर कॉस्ट कटिंग, प्रोडक्ट एंड कॉस्ट कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। लोगों ने कॉस्ट कटिंग करी है ताकि उसकी अवेलेबिलिटी थोड़ी सस्ती हो पाए। और में लास्ट 2 इयर्स में सिर्फ सेल टारगेट सेल का था, प्रॉफिट का मतलब नहीं था। जब सेल होगी तो अपने आप, जब नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ेगा, सेल होगी तो नेचुरल कुछ ना कुछ तो बचेगा ही ना, तो कम से कम स्टाफ तो नहीं जाएगा इधर उधर। तो लोगों ने इस टाइम पे अपने मार्जिन्स को स्क्वीज किए हैं ताकि जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, टर्नओवर है, वो कंप्लीट हो पाए। लोगों ने अपने टारगेट जो ले रखे थे टर्नओवर वाइज अचीव करने का, वो अचीव कर पाए, लेकिन मार्जिन्स ज़रूर श्रिंक हुए। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, हमारे गेस्ट बहुत उतार चढ़ाव से अपने बिजनेस को 2.5 साल में संभाला है, और अब क्योंकि इंडिया एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी मार्केट की तरह देखी जा रही है, उनके पास दोबारा से अपने पैरों पे खड़े होने का बहुत सुनहरा मौका दिख रहा है। और उनके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उनके एम्प्लॉयज़, उनके वेंडर्स, उनको भी सपोर्ट करने का मौका है। लेकिन जानना चाहेंगे एक एक करके एक बार फिर हमारे गेस्ट से कि जो चैलेंजेस उन्होंने हाईलाइट करा है, उस चैलेंजेस को सॉल्व करने में या उनकी बात एक सीनियर अथॉरिटी तक पहुंचाने में rupiapesa.com उनकी कैसे मदद कर सकता है, और जो चैलेंजेस वो आगे आने वाला समय या 10 साल में जिस हिसाब से वो अपने बिजनेस में एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं, उसमें उनको क्या फंड्स की, क्या पैसों की, क्या वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी ताकि वो भी प्रॉब्लम रुपया पैसा के माध्यम से उनका सॉल्व हो पाए। तो जानते हैं सबसे पहले रिंकू जी से कि वो क्या चैलेंजेस आगे देख रही हैं और क्या सोल्यूशन ढूंढ रही हैं रुपया पैसा के माध्यम से। चैलेंजेस जो मैं देख रही हूँ वो ये हैं कि जैसे अथॉरिटी से आप कहते हैं या rupiapesa.com से अगर हमें लोन लेना है, फॉर एग्जांपल किसी भी इंस्टीट्यूट को अगर लोन लेना है, उसमें फॉर्मेलिटीज़ बहुत हैं, पेपर वर्क बहुत है, आज ये करा तो कल ये रह गया। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने अपने स्टोर्स बंद करे हैं या अपने काम को थोड़ा सा कम किया है कि धीरे धीरे वो वापस उठेंगे अपने आप में। तो GSTs उन्होंने कम किए हैं, या ये MSME में कुछ एग्जीबिशंस ऐसी होती हैं जो क्लस्टर एग्जीबिशंस होती हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप उनको अवेल कर सकते हैं, बट उनमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं। अगर इंडिविजुअल वेंडर जाता है तो उसके लिए भी अपनी फॉर्मेलिटीज़ है। तो कई बार क्या होता है, जो आदमी एक्चुअल वर्क करना चाहता है उसको सिर्फ होता है कन्वर्जन कैसे हो, काम कैसे हो। तो फॉर्मेलिटीज़ जो हैं, बिकॉज वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वी आर जेन्युइनली डूइंग आवर वर्क, सो एक पर्चे की फॉर्मेलिटीज़ होती रहेंगी, बट वो टाइम ना निकल जाए अगर वो एग्जीबिशंस हैं या उस वक्त अगर हमें उस चीज़ की ज़रूरत है। सो दैट प्रॉम्प्टनेस, वो स्टेडफास्टनेस होनी बहुत ज़रूरी है। पेपर वर्क को थोड़ा कम करें और इजी अवेलेबिलिटी करके, ताकि लोग अपना काम कर सकें, और उसके साथ साथ जो सामने वाला आदमी भी है वो भी, अब देखिए जब GST फाइलिंग होती है या जब हमें अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, कितनी टर्म्स एक्चुअल ऐसी हैं जो हमें अवेयर ही नहीं है हम उनके। सो एक जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी जो लोग हैं वो भी इतने टेक सेवी और इतने एजुकेटेड होने चाहिए जो हमें बहुत आसानी से समझा सकें और कम से कम पेपर वर्क में हम अपना काम कर सकें, अपने काम पे कंसंट्रेट कर सकें, रादर देन कि ये पॉलिसी है, आज ये पेपर वर्क भरना है, आज ये क्वेश्चन आंसर करना है। सो काम पे हम कंसंट्रेट करके उसको ग्रो करें, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो वो नीड हम चाहेंगे अगर किसी तरह ये हो सके कि पेपर वर्क को कम करके लोन्स की एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा हो, अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो। बहुत बढ़िया पॉइंट हाईलाइट किया है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जो आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मुहिम भी है। उन्होंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म के पेपर वर्क या वर्चुअल ऑफिसेज शुरू करे हैं जिसमें लोगों से 1-to-1 मीटिंग्स थोड़ी कम हो और वर्चुअली उनकी जो प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन मिल पाए। तो जानते हैं जिज्ञासा जी से कि वो अपने बिजनेस में क्या चैलेंजेस देख रहे हैं और rupiapesa.com उनकी किस तरीके से मदद कर सकता है, या उनकी किसी रिक्वायरमेंट या किसी नीश रिक्वायरमेंट को किस तरीके से हाईलाइट कर सकता है सीनियर अथॉरिटीज़ को, ताकि ये प्रॉब्लम उनके माध्यम से उनके इंडस्ट्री के लोगों का भी सॉल्व हो पाए। आई थिंक मैं एक पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि जो भी कोविड के बाद इंडस्ट्री में चेंजेस आए हैं, हमारे क्लाइंट का
माइंड बहुत चेंज हुआ है, उनके बजट्स चेंज हुए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आई थिंक टॉप मोस्ट डिजाइनर्स, कंट्री के टॉप मोस्ट डिजाइनर्स को छोड़कर लोकल डिजाइनर्स को अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया है, बिकॉज बजट्स कट डाउन होने की वजह से वो कहीं ना कहीं उन टॉप मोस्ट डिजाइनर्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंडली, उनको शायद रियलाइज भी हुआ है साथ साथ कि इंडस्ट्री में कुछ नए डिजाइनर्स हैं जिनका काम बहुत अच्छा है। सो आई थिंक इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम एक बहुत अच्छा टाइम है ये, जब आप अगर एक स्टार्टअप है तो आप इस टाइम पे एक्सपेंशन के बारे में सोचिए, एंड एक्सपेंशन के लिए आपको फंड्स चाहिए। सो फंड्स आपको rupiapesa.com से मिल सकते हैं, एंड आई थिंक एक कंसल्टेंसी होना बहुत जरूरी होता है। एज अ डिजाइनर शायद मैं इतना ज्यादा पेपर वर्क में इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहूंगी। मेरा एक क्रिएटिव जॉब है जहां पर मुझे एक ब्रांड बिल्ड करना है। अगर मेरे को एक ऐसी कंपनी मिलती है जहां पर मेरा सारा पेपर वर्क हैंडल हो जाता है और एग्जैक्टली जो सर्विसेज मुझे चाहिए, जो स्कीम्स मेरे लिए एग्जैक्टली वर्क करेंगी, अगर मुझे कोई भी कंपनी उसके बारे में प्रॉपरली इन्फॉर्म करती है, ट्रांसपेरेंसी के साथ इन्फॉर्म करती है, तो मैं एक कुछ फंड्स उठा के या लोन लेकर मैं अपने ब्रांड को एक्सपैंड करना जरूर चाहूंगी इस टाइम पे। एंड आई थिंक मैं स्टार्टअप्स को ये एडवाइस भी करूंगी दैट यूज दिस ईयर फॉर एक्सपेंशन, दिस इज द ईयर फॉर एक्सपेंशन, बिकॉज लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ है। एंड आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जहां पे आप अपने आप को भी एक ब्रांड बना सकते हैं, एंड उसके लिए आप फंड्स अरेंज करिए एंड उस पर काम करिए। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है दोबारा इस इंडस्ट्री में अपने आप को ब्रांड इस्टेब्लिश करने का, कि 2.5 साल में हमने बड़ी सारी मंथन करी है, बहुत सारी लर्निंग्स करी हैं, और उस लर्निंग को अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आया है जिसमें हम अपने बिजनेस को दोबारा से स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं बाउंस बैक के लिए। तो निर्मल जी, हमारे पैनल में जो दोनों गेस्ट ने बोला, क्योंकि आने वाला बिजनेस, आने वाला टाइम उनके बिजनेस के लिए बहुत प्रॉमिसिंग है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसके ऊपर उनका मेन फोकस था। तो निर्मल जी, हमारे जो दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि अब कोरोना के बाद जो इंडिया के लिए बहुत प्रॉमिसिंग सिचुएशन है, आगे अगला 5 साल बहुत ही अच्छा दिख रहा है, तो आप अपने बिजनेस में किस तरीके से, किस चैलेंजेस को चाहते हैं कि वो ओवरकम हो, या अब रुपया पैसा की पूरी टीम आपको किस तरीके से सपोर्ट करे कि जो आपकी वर्किंग कैपिटल या बिजनेस को बड़ा करने के लिए जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है उसमें क्या सपोर्ट मिल पाए आपको? फंड्स की तो अभी बैंक कर ही रहे हैं, आप जैसे भी हेल्प कर रहे हैं लोग, लेकिन बिजनेस वो अभी पिछले स्पीड पे आया नहीं ना। जब जाएगा तो फिर फंड की तो जरूरत पड़ेगी, प्रोडक्ट अच्छा होगा, प्रोडक्ट की तरफ ध्यान पूरा है और उसमें उसका रिजल्ट भी मिले हैं। अब आज मतलब पिछले 2-3 महीनों में हमने जो 19 की सेल की उसको क्रॉस किया है। 2019 की जो सेल थी, जो हमारी हाईएस्ट सेल थी, उसको जो हम लास्ट ईयर नहीं कर पाए थे, इस साल क्रॉस किया है, और आगे मार्च में भी उम्मीद है कर पाएंगे। तो मार्केट तो धीरे धीरे अच्छी हो ही रही है। बाकी प्रोडक्ट के ऊपर तो मेन चीज हमारे प्रोडक्ट है। जो प्रोडक्ट अच्छा है तो सारी दुनिया को चाहिए, नहीं तो नहीं प्रोडक्ट अच्छा तो कितना मर्जी कर लो, कुछ भी नहीं पॉसिबल है। बहुत बढ़िया कहा निर्मल जी ने। जिस तरीके से सेल्स जो है वो बिजनेस में एक खून का काम करती है, फाइनेंस हार्ट का काम करती है। अगर आपके पास सेल्स है, आपके पास प्रोडक्टिविटी है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अगर आपको फंड्स के रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए रुपया पैसा की पूरी टीम आपके सपोर्ट में है। अगर आप किसी भी टॉपिक को लेकर के अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन में जिसका आप आंसर चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर में आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपके किसी भी क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करेगी और आपकी जो भी प्रॉब्लम अपने बिजनेस में अगर आप वर्किंग कैपिटल या फाइनेंसेस को लेकर के फेस कर रहे हैं उसको सॉल्व जरूर करेगी। तो मैं धन्यवाद करूंगा आज जो हमारे पैनल अपनी बड़ी बेशकीमती समय निकाल करके आज इस हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और उन्होंने अपने जैसे बहुत सारे बिजनेस ओनर्स, उनकी इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है कि वो किस तरीके से अपने बिजनेस में बाउंस बैक कर सकते हैं। और रुपया पैसा टीम ये इंश्योर करती है कि इनकी जो भी मैसेजेस हैं, जो भी चैलेंजेस हैं या जो भी इनके सक्सेस मंत्र हैं उनको आप लोगों से शेयर किया जाए ताकि आप भी उन चैलेंजेस या सक्सेस मंत्रा को अडॉप्ट करके अपने बिजनेस को दोबारा से बाउंस बैक कर पाए। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। बने रहिएगा हमारे शो बिजनेस बज के साथ। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से 3 दिग्गज आपके पास आएंगे और अपने बिजनेस का सक्सेस मंत्रा आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। नमस्ते।